इस बिजनेस को एक्वायर करने के लिए टाटा मोटर्स ने क्या ऑफर दिया है? 14.1 यूरो पर शेयर का कैश का, इट्स ऑल कैश ऑफर, राइट? क्या ये डील टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए एक्रेटिव रहने वाली है? यानी ये क्या इस डील से शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होगा, या ये डील एक लॉस मेकिंग प्रपोजिशन? जब आप अपनी बैलेंस शीट को हाईली लेवर्ड करते हैं, यानी ह्यूज डेट जब आप ऐड करते हो, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का कंसर्न रहता है कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं, अगर ये एक्विजिशन वर्कआउट नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। तो ये ब्रिज लोन कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? मॉर्गन स्टैनली एंड MUFG ग्रुप। और ये आपके शेयर होल्डर्स के लिए, टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर है। कंपनी का प्लान है उस लिवरेज को भी 4 साल के अंदर पे ऑफ करने का। Hello friends, in this video we'll talk about one of the latest acquisition done by the Tata Motors in the commercial vehicle space, Iveco. Iveco एक यूरोपियन कंपनी है जिसमें टाटा मोटर्स ने 100% स्टेक एक्वायर किया। अब हम समझना चाहते हैं कि इस एक्विजिशन का टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्या ये डील टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए एक्रेटिव रहने वाली है, यानी ये क्या इस डील से शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होगा, या ये डील एक लॉस मेकिंग प्रपोजिशन? तो इस डील के हर एस्पेक्ट को हम समझेंगे गाइस, एक सिंपल शब्दों में, बहुत आसान भाषा में। मैं कोशिश करूंगा कि हर टेक्निकल चीज को जितना आसान किया जाए वो कर सकें, हम उतना करेंगे। तो समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक डील ओवरव्यू की बात करते हैं कि ये डील है क्या। फ्रेंड्स, अगर मैं ब्रॉडली समझूं तो ये डील क्या है? इस डील में टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल सब्सिडरी, यानी अभी रिसेंटली टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया था कि वो अपने कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को अलग से डीलिस्ट करने वाला है। उस कंपनी को अलग करने वाला है, और जो भी टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स ने, उनको एक शेयर के बदले एक एडिशनल शेयर मिलेगा टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल कंपनी का। ओके, तो ये एक तरह से टाटा मोटर्स की एक सब्सिडरी बन जाएगी। ओके, अब इस सब्सिडरी कंपनी के थ्रू टाटा मोटर किसको एक्वायर करेगा? इवेको को, राइट? और इवेको के भी सिर्फ नॉन डिफेंस बिजनेस को, यानी इवेको में काफी सारे बिजनेसेस है गाइस, और वन ऑफ द बिजनेस इज डिफेंस बिजनेस। डिफेंस बिजनेस विल बी सोल्ड बाय दिस कंपनी टू सम अदर यूरोपियन कंपनी। ओके, तो अब इस डील में क्या बचा? इवेको का नॉन डिफेंस बिजनेस जो वो टाटा मोटर्स को सेल आउट करना चाहता है, एंड दैट नॉन डिफेंस बिजनेस इज बेसिकली कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस, राइट? इस बिजनेस को एक्वायर करने के लिए टाटा मोटर्स ने क्या ऑफर दिया है? 14.1 यूरो पर शेयर का कैश का, इट्स ऑल कैश ऑफर, राइट? अगर मैं इस ऑफर प्राइस को टाटा इवेको के टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो टोटल कंसिडरेशन का वैल्यू आता है 3.8 बिलियन यूरो। काफी बड़ा अमाउंट है गाइस। अगर मैं INR में इसको कन्वर्ट करूं इंडियन रुपीस में, तो ये तकरीबन 38,000 करोड़ आता है गाइस। ये प्राइस इवेको के मार्केट प्राइस का 25% एक्स्ट्रा है, यानी अगर जिस प्राइस पर इवेको ट्रेड कर रहा था मार्केट में, उसके ऊपर ये 25% प्रीमियम है, राइट? तो वो ट्रेडिंग प्राइस क्या था जिस पे इवेको डील से पहले ट्रेड कर रहा था? दैट वाज 11.28। दिस प्राइस इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ इवेको फॉर लास्ट 3 मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ अनाउंसमेंट। और अगर मैं इसमें, क्योंकि डिफेंस का बिजनेस आप बाय नहीं कर रहे हो, तो डिफेंस का बिजनेस जो आप सेल आउट कर रहे हो, उसका जो कैश आएगा वो इवेको के शेयर होल्डर को अलग से मिलेगा। तो अगर उस कैश को भी हम लोग ऐड कर दें, तो एज सच इवेको के शेयर होल्डर्स को कितना प्रीमियम मिल रहा है? 41%। काफी हैंडसम प्रीमियम है गाइस, काफी सब्सटेंशियल प्रीमियम पे ये डील हो रहा है, राइट? अब समझते हैं कि इस डील से कंपनी के, टाटा मोटर्स के कंबाइंड स्केल पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो गाइस, द कंबाइंड एंटिटी मींस टाटा मोटर की सिर्फ कमर्शियल व्हीकल वाली बिजनेस प्लस इवेको, इनका टोटल एनुअल सेल्स होने वाला है 5,40,000 यूनिट्स एक साल का, जिसको मैं अगर इन टर्म्स ऑफ करेंसी देखूं तो यूरो के टर्म्स में 22 बिलियन यूरो, और इंडियन रुपीस के टर्म्स में 2.2 लाख करोड़। दैट वुड बी सेल्स ऑफ ओनली टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल बिजनेस पोस्ट दिस कंसोलिडेशन। और इस ऑपरेशन के अगर मैं ज्योग्राफिकल स्प्रेड की बात करूं रेवेन्यू की, तो ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू विल कम फ्रॉम यूरोप बिकॉज इवेको इज अ यूरोपियन कंपनी, राइट? 35% रेवेन्यू विल कम फ्रॉम इंडियन मार्केट, एंड 15% रेवेन्यू विल कम फ्रॉम द अमेरिकन मार्केट। तो इस डील के बाद एक तरह से टाटा मोटर्स के कमर्शियल बिजनेस को एक इंटरनेशनल रीच मिलने वाला है। यूरोपियन मार्केट में मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग, तो एक नया मार्केट आपके लिए ओपन हो रहा है। अमेरिकन मार्केट से, जहां से आपकी कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 15% रेवेन्यू आ रहा है, यानी वहां पर भी ऑलरेडी सेटअप है इवेको का, जिसको आप ग्रो कर सकते हैं, right? So this acquisition will provide international reach to Tata Motors commercial vehicle business. तो ये तो बात हुई कंबाइंड स्केल की। अब बात करते हैं गाइस कि इस ट्रांजेक्शन को परचेज, इस कंपनी को परचेज करने के लिए पैसा कहां से आएगा, यानी फाइनेंसिंग कहां से करेगा टाटा मोटर्स, राइट? गाइस, फाइनेंसिंग के टर्म्स में अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स को टोटल इसके लिए 3.8 बिलियन यूरो चाहिए, राइट? इमीडिएट 3.8 बिलियन, बिकॉज आप ऑल कैश डील कर रहे हैं, तो आपको आपकी पॉकेट में 3.8 बिलियन यूरो आज ही चाहिए, जिसके लिए आप एक शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी अरेंज कर रहे हैं, ब्रिज फैसिलिटी, यानी इसको आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी और फाइनेंसिंग मेथड से रिप्लेस करने वाले हैं।
तो ये ब्रिज लोन कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? मॉर्गन स्टैनली एंड MUFG ग्रुप। ये दोनों मिलकर आपको 3.8 बिलियन यूरो प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप इस कंपनी को बाय कर सकें। अब गाइस, इस ब्रिज फाइनेंसिंग का क्या बेनिफिट है टाटा मोटर्स को? इस ब्रिज फाइनेंसिंग से टाटा मोटर्स को एक गारंटी मिल जाता है फॉर स्विफ्ट डील कंप्लीशन, यानी आपके पास इमीडिएट कैश आ जाता है। आपको टेंशन नहीं है कि कहां से कैश अरेंज करना है। ये लोग आपको इमीडिएट आपके पॉकेट में 3.8 बिलियन यूरो आपकी पॉकेट में डाल रहे हैं ताकि आप इस कंपनी को इमीडिएट खरीद सकें। और इससे एक और बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है? शेयर होल्डर्स को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल मतलब मॉर्गन स्टैनली इज इंस्टीट्यूशन, राइट? इनका काफी अच्छा कॉन्फिडेंस है इस डील में, तभी तो इतना ह्यूज डेट प्रोवाइड कर रहे हैं 3.8 बिलियन यूरो का, राइट? अब गैस बात आती है रीपेमेंट प्लान्स की, यानी टाटा मोटर्स इस डेट को पे कैसे करेगा, राइट? क्योंकि गैस जब आप डेट लेते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा कंसर्न मार्केट का होता है कि इस डेट को आप पे कैसे करने वाले। अगर आप डेट इसको टाइमली पे नहीं कर पाओगे तो आपकी कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है। तो गैस डेट विल बी पेड ओवर द पीरियड ऑफ 4 years, यानी टाटा मोटर्स का प्लान क्या है कि दे विल पे डाउन दिस डेट इन द पीरियड ऑफ 4 years। 4 साल में इस डेट को जीरो कर देंगे। कैसे पे करेंगे? फ्री कैश फ्लोज। फ्री कैश फ्लोज मींस जो ये कंबाइंड बिजनेस कैश अर्न करेगा वो सारा का सारा कैश आफ्टर मीटिंग योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो भी सरप्लस कैश बचा बिजनेस में, वो सारा का सारा किसमें जाएगा? डेट को पे ऑफ करने में। प्लस बिकॉज दैट कैश विल नॉट बी सफिशिएंट, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल कंबाइन में 3.8 बिलियन यूरो तो अर्न नहीं करेगी 4 साल में, राइट? इससे कम ही रहने वाला है। इसके अलावा इनका टारगेट क्या है कि 1 बिलियन यूरो का ये लोग इक्विटी रेज करने वाले हैं इन इमीडिएट 12 to 18 मंथ्स के टाइम में। तो इनको कुछ टाइम मिल जाए बिकॉज अभी तो इमीडिएट ब्रिज फाइनेंसिंग मिल गया। तो 12 से 18 महीने में जब मार्केट थोड़ा बेटर हो जाएगा तो इनका प्लान क्या है कि 1 बिलियन यूरो का इक्विटी रेज करेंगे, यानी मार्केट में एडिशनल शेयर्स इशू करेंगे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के, और वहां से कितना इक्विटी रेज करेंगे? ऑलमोस्ट 1 बिलियन यूरो के बराबर का, राइट? यानी 10,000 करोड़ के आसपास का। और स्ट्रेटेजिक मोनेटाइजेशन ऑफ टाटा मोटर्स टाटा कैपिटल स्टेक, यानी टाटा कैपिटल में जो टाटा मोटर्स का स्टेक है उसको भी वो सेल आउट करके उससे जो पैसा आएगा उससे ये लोग डेट को पे ऑफ करेंगे। तो गाइज ये टाटा मोटर्स का प्लान है कि 4 साल में कैसे डेट को पे किया जाए, और काफी हेल्दी प्लान है गाइज। मैनेजेबल है लिवरेज, यानी एज ए इन्वेस्टर्स मुझे बहुत बड़ा कंसर्न नहीं लग रहा है यहाँ पर कि डेट को लेकर कि डेट को हम कैसे पे करेंगे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इवेको ग्रुप के फाइनेंशियल्स के बारे में, यानी जब आप इस किसी कंपनी को परचेज करते हो तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए कि उस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे, यानी उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। ओके, क्या वो प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है? तो समझते हैं। गाइस यहाँ पर मैंने फाइनेंशियल्स को सेगमेंट वाइज ब्रेक डाउन किया है, यानी जो बिजनेस आप एक्वायर कर रहे हो, यानी इसमें मैंने डिफेंस के फाइनेंशियल्स को इंक्लूड नहीं किया, नॉन डिफेंस, इवेको नॉन डिफेंस, राइट? तो इसमें इवेको के काफी सारे बिजनेस सेगमेंट्स हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये कमर्शियल व्हीकल बिजनेस ही है टोटल, बट उसके अंदर भी अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो ट्रक्स का बिजनेस अलग है जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न करता है इवेको, 10 बिलियन यूरो, इसमें ये लीडर है। और इस बिजनेस से अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं, एबिट का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर टैक्सेस, यानी बिफोर टैक्स पे करने से पहले जो प्रॉफिट बनता है इस बिजनेस से, इस सेगमेंट से, वो है 560 मिलियन यूरो का। जो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मार्जिन की मैं बात करूं, यानी इबिट डिवाइडेड बाय सेल्स की मैं बात करूं तो ये कितना है? 5.6%, मतलब बहुत ज्यादा हेल्दी मार्जिन नहीं है बट डिसेंट मार्जिन है यूरोपियन मार्केट के हिसाब से। इसी तरीके से गाइस बस बिजनेस से 2.6 बिलियन यूरो का आप सेल्स अर्न करते हो और 143 बिलियन यूरो का प्रॉफिट है। पावर ट्रेन भी बनाती है कंपनी जिससे 3.5 बिलियन यूरो का सेल्स है और 270 मिलियन यूरो का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। मार्जिन की बात करें तो 6.2% है। और सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन फाइनेंशियल सर्विसेज में, जिसने रेवेन्यू तो 500 मिलियन यूरो का है पर प्रॉफिट काफी अच्छे हैं, यानी 131 मिलियन यूरो के प्रॉफिट है। तो गाइस ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी का प्री एक्विजिशन जो सेल्स है अभी एक्विजिशन से जस्ट पहले, ये 2025 के नंबर, 2024 के सॉरी, तो 2024 के नंबर्स के बेसिस पे मैं देखूं तो 14.1 बिलियन यूरो का आप सेल्स करते हो, जिसके ऊपर आप ऑलमोस्ट 0.9 बिलियन यूरो या 891 मिलियन यूरो का प्रॉफिट अर्न करते हो। और प्रॉफिट मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो 6.3% के सॉर्ट ऑफ डिसेंट मार्जिन आप अर्न करते हो, राइट? मैं इन प्रॉफिट मार्जिन को बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगा बट यूरोपियन मार्केट के हिसाब से, बिकॉज सैचुरेटेड मार्केट है, कॉम्पिटेटिव मार्केट है और स्लो साइकिल्स यूरोपियन मार्केट फेस कर रही है अभी, तो उसके हिसाब से मार्जिन ठीक है। अब अगर हम बात करें वैल्यूएशन की गाइस, कि ये जो आप 3.8 बिलियन यूरो दे रहे हैं, राइट, इतना पैसा जो आप दे रहे हो, क्या वैल्यूएशन के लिहाज से ये कंसिडरेशन डिसेंट है? आप ज्यादा पे कर रहे हो, कम पे कर रहे हो या एट पार पे कर रहे हो? क्योंकि गाइस एज अ बायर माय शेयर होल्डर्स विल बी एबल टू अर्न आउट ऑफ दिस एक्विजिशन, या मैं बोलूं कि मैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए इस एक्विजिशन के थ्रू तभी वेल्थ क्रिएट कर सकता हूं जब मैं टारगेट कंपनी को या तो एट पार या उसके लोअर वैल्यूएशन पे बाय कर रहा हूं, राइट? अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एक्विजिशन कर रहे हो तो इन अ वे यू आर डिस्ट्रॉइंग वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर्स। तो बात करते हैं वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन में गाइज आपने 3.8 बिलियन डॉलर यूरो इक्विटी को पे किया इन टोटल। और अगर मैं एंटरप्राइज वैल्यू की बात करूं, जो कि एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है?
इक्विटी का कंसिडरेशन प्लस डेट, इसमें आप डेट भी ऐड कर दीजिए, माइनस कैश, यानी जो सेगमेंट का कैश है उसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये एक तरह से आपकी कॉस्ट को कम कर रहा है, तो आपका एंटरप्राइज वैल्यू निकल के आता है। तो गाइज यहाँ पर मैं अगर ईवी की बात करूं तो ये ईवी इज जस्ट 2.2 बिलियन यूरो। इसका मतलब 3.8 माइनस नेट कैश। जब आप इस सेगमेंट को बाय करेंगे तो सेगमेंट में कैश भी है 1.6 बिलियन यूरो का। उस कैश को अगर मैं नेट ऑफ कर दूं, डेट जीरो है इस पर्टिकुलर सेगमेंट का, तो आपका जो नेट ईवी है वो 2.2 बिलियन यूरो। आपकी नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2.2, 3.8 आपको देना इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बट 1.6 का तो कैश ही है कंपनी में, इवेको में की बैलेंस शीट में, तो वो तो आपको ही मिलेगा। तो इफेक्टिव कॉस्ट तो 2.2 है गाइस। और अगर मैं इसको मल्टीपल के टर्म्स में बात करूं तो आप इसकी कंपनी की ईयरली सेल्स का सिर्फ 0.16 टाइम्स दे रहे हैं, बहुत कम मल्टीपल है ये। और एबिटा के टर्म्स में आप एक साल के एबिटा का 1.42 दे रहे हैं, यानी जो आप पेमेंट कर रहे हैं पूरी फर्म के लिए वो आप कंपनी के 1.5 साल के एबिटा से कवर अप हो जाता है, राइट। अब अगर मैं इस वैल्यूएशन को इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करूं, पीयर्स कंपैरिजन अगर हम करें ऑल यूरोप, जो इसके पीयर्स हैं यूरोपियन मार्केट में, तो डेलमर ट्रक का अगर मैं ईवी टू सेल्स मल्टीपल देखूं 0.9 है, जो कि मैं पे कर रहा हूं 0.16, ऑलमोस्ट इसका मेरा वैल्यूएशन 20% से भी कम है। और एबिटा मल्टीपल के लेवल पर भी ये 9 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, जबकि मैं पे कर रहा हूं 1.42 टाइम्स। इसी तरीके से अगर मैं वॉल्वो ग्रुप का वैल्यूएशन देखूं तो सेल्स मल्टीपल 1.4 से 1.5 के बीच में ट्रेड करता है वॉल्वो का, और एबिटा मल्टीपल 8 से 9 के बीच में ट्रेड करता है। और इसी तरह से टेट्रॉन एक और प्लेयर है जिसका ईवी टू एबिटा मल्टीपल 5 to 6 टाइम्स। तो गाइस अगर मैं पीयर्स के साथ कंपेयर करूं और इफ आई लुक एट द प्रॉफिट बेस्ड मल्टीपल ईवी टू एबिटा, तो मैं काफी डिस्काउंट पे इस कंपनी को बाय कर। सो व्हाट आई एम ऑफरिंग इज ह्यूज डिस्काउंट कंपेयर टू द पीयर्स। इसका मतलब मैं काफी चीप वैल्यूएशन पे इस एक्विजिशन को कर रहा हूं। तो गाइस इवेको इज ट्रेडिंग एट अ मटेरियल डिस्काउंट टू इट्स यूरोपियन पीयर्स बेस्ड ऑन द ईवी टू सेल्स एंड ईवी टू एबिटा मल्टीपल्स। और ये आपके शेयर होल्डर्स के लिए, टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर है, यानी आप कम वैल्यूएशन पे एक अच्छी डिसेंट कंपनी को बाय कर रहे हैं। अब गाइस वैल्यूएशन के लिहाज से तो ये डील ठीक ठाक लग रहा है, पर अगर हम स्ट्रेटेजिक रैशनल की बात करें, यानी स्ट्रेटेजिकली ये डील कितना फिट है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस डील को एनालाइज करें तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉम्पैटिबिलिटी की, यानी ये डील कितना मुझे कॉम्प्लीमेंट करेगी, राइट। क्या यहाँ पर ऑपरेशनल ओवरलैप है, यानी जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वही वो कंपनी बना रही है, तो वहां पे सिनर्जीज कम है, एक्सपेंशन ग्रोथ कम है। जो ज्योग्राफी में आप ऑपरेट कर रहे हो उसी ज्योग्राफी में अगर वो कंपनी भी ऑपरेट कर रही है तो वहां पर भी ओवरलैप है। बट गाइस यहाँ पर इस एक्विजिशन से मिनिमम ओवरलैप है टाटा मोटर्स को। क्यों? टाटा मोटर्स मेनली इंडिया और इमर्जिंग मार्केट में डोमिनेट प्लेयर है। उसका जो मेजर सेल्स आ रहा है कमर्शियल व्हीकल का, वो कहां से आ रहा है? कमर्शियल व्हीकल की बात कर रहा हूँ गाइस मैं, ठीक है। सो कमर्शियल व्हीकल का मेन सेल्स आ रहा है इंडिया और इमर्जिंग मार्केट से, जबकि इवेको का सेल्स मेनली यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट से आता है, राइट। तो इससे क्या होगा गाइस, दिस एनेबल अ रैपिड ग्लोबल स्केल अप। आपको एकदम से ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिल जाता है, और टेक्नोलॉजी शेयरिंग, यू वुड हैव एक्सेस टू द हाई टेक्नोलॉजी, राइट, एडवांस टेक्नोलॉजी, राइट, ऑफ इवेको ग्रुप। अब अगर मैं बात करूं लिवरेज की, लिवरेज डिसिप्लिन, यानी डेट आप कितना ले रहे हो इस डील को करने के लिए, तो जैसे अगर हम देखें पास्ट में प्रीवियस डील्स की हम बात करें, टाटा कोरस की डील की बात करें, काफी हाईली लेवर्ड डील था। इनफैक्ट जेएलआर डील वाज आल्सो वेरी हाईली लेवर्ड एंड मार्केट को काफी कंसर्न थे उनसे रिलेटेड, राइट। उन डील्स में सबसे बड़ा कंसर्न मार्केट का क्या था, टाटा ग्रुप में, कि आप बहुत ज्यादा डेट लेके डील कर रहे हो। और वी हैव सीन कि टाटा कोरस डील इतना फ्रूटफुल भी नहीं रहा टाटा मोटर्स के लिए, क्योंकि इतना लिवरेज से आपने वो डील लिया और कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज इतने ज्यादा थे कि अल्टीमेटली वो डील इतना प्रॉफिटेबल आपके लिए नहीं था। तो फ्रेंड्स इस डील की अगर हम बात करें, सेकेंड पॉइंट यहां पर आता है गाइस लिवरेज डिसिप्लिन का, यानी इस डील में अनलाइक द पास्ट ग्लोबल बायआउट व्हाट टाटा ग्रुप हैज डन, से टाटा स्टील ने कोरस को बाय आउट किया था, टाटा मोटर्स ने ही पास्ट में एक्विजिशन किया था जीएलआर का, राइट। तो जब ये एक्विजिशन हुए थे गाइस, तो कंपनी ने अपनी इक्वल साइज की अपने से बड़ी कंपनी को बाय आउट किया था, एंड दैट टू बाय टेकिंग 100% ऑफ डेट। तो उस केस में आपने अपनी बैलेंस शीट को हाईली लेवर्ड किया था, राइट। और जब आप अपनी बैलेंस शीट को हाईली लेवर्ड करते हैं, यानी ह्यूज डेट जब आप ऐड करते हो, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का कंसर्न रहता है कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं, अगर ये एक्विजिशन वर्कआउट नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाए, राइट। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग एनी वैल्यू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, हो सकता है कंप्लीट वेल्थ ही डिस्ट्रॉय हो जाए। तो बट इस केस में टाटा मोटर्स ने काफी डिसेंट लेवरेज प्ले किया है, राइट, यानी लेवरेज को डिसिप्लिन में रखा है। वन, बिकॉज द कंपनी, सो टाटा मोटर्स का जो अभी साइज है 2.5 लाख करोड़, वो अपने साइज से छोटी कंपनी को बाय कर रही है, राइट। सेकेंड, अभी जो अगर आप एक्विजिशन साइज को कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज में, तो इट्स हार्डली 40,000 करोड़। सेकेंड, कंपनी का प्लान है उस लिवरेज को भी 4 साल के अंदर पे ऑफ करने का, by selling, by monetizing, its stake in the Tata Capital, by raising additional equity stake. तो फ्रेंड्स काफी डिसेंट लिवरेज प्ले है इसमें, which is pretty much manageable, and returns, expected returns from this deal, they are huge. कैसे, हम आगे बात करेंगे। ऑपरेशनल अपसाइड क्या है गाइस?
देखो टाटा मोटर्स अगर बिकॉज यू आर बाइंग अ यूरोपियन कंपनी तो आपके पास क्या है, आपके पास यू हैव एक्सेस टू द इंडियन एंड इमर्जिंग मार्केट, राइट, जहां पर कि चीप सोर्स ऑफ मटेरियल है, चीप सोर्स ऑफ लेबर है। अगर आप उसको मोनेटाइज करके इवेको के मार्जिन को 50 टू 150 बेसिस पॉइंट यानी 0.5% से लेकर 1.5% के बीच में अगर आप इंक्रीज कर पाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, यानी हमने अभी देखा था कि इवेको का प्रॉफिट था 6.3% ओवरऑल, अगर मैं इसको 6.8 से 7.8 तक ले जा सका बिकॉज ऑफ सोर्सिंग लोकलाइजेशन ऑफ मटेरियल, मेरा जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है इस डील से वो रहने वाला है 20%। वेरी अट्रैक्टिव रिटर्न गाइस, ह्यूज आईआरआर, मतलब ह्यूज अपसाइड फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो गाइज इसके लिए मुझे क्या करना है, आई नीड टू अर्न synergies आउट ऑफ दिस डील बाय ब्रिंगिंग डाउन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर इवेको, right, by doing local sourcing, right, and accessing by having synergies in the sales due to cross selling of the products because now you have access to the other markets, right. Financial impact and accretion. So friends, अब हम बात करेंगे कि इस डील का इमीडिएट फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा, क्या ये डील शेयर होल्डर्स के लिए एक्रेटिव होगी या डायलूटिव होगी। तो अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं शॉर्ट टर्म की, तो बिकॉज यू आर पेइंग अ वेरी लो मल्टीपल ऑलमोस्ट 1.4x टू योर 1 ईयर एबिटा, और जिसमें आप नंबर 2 लेवल की एक यूरोपियन कंपनी को बाय कर रहे हो, राइट। तो गाइस शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म मींस वेरी शॉर्ट टर्म, मे बी ईयर और 2, दे कैन बी सम प्रेशर ऑन द अर्निंग्स ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। आपकी अर्निंग, आपका ईपीएस हो सकता है डिक्रीज करे बिकॉज ऑफ हायर कॉस्ट ऑफ डेट, बिकॉज यू आर रेजिंग 3.8 बिलियन यूरो का डेट, और कुछ इंटीग्रेशन कॉस्ट भी होते हैं। जब आप इनिशियली जब दो कंपनीज को मर्ज करते हो तो दे कुड बी सम एडिशनल कॉस्ट टू मर्ज द ऑपरेशंस, राइट। तो उस एडिशनल कॉस्ट की वजह से हो सकता है कि इनिशियली यू विल फील प्रेशर ऑन योर अर्निंग्स ऑन फॉर अ ईयर और 2, बट ईपीएस एक्रीशन फ्रॉम ईयर 2, सो इन मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि ये ईपीएस जो शेयर होल्डर्स का है वो नेक्स्ट ईयर 2 से ही एक्रेटिव हो जाएगा। यानी अगर आप बिना डील के सपोज 10 रुपीज पर शेयर अर्न कर रहे थे, यू आर एक्सपेक्टिंग टू अर्न 10 रुपीज पर शेयर फॉर ईयर 2, आफ्टर दिस एक्विजिशन यू मे बी एक्सपेक्टेड टू अर्न 12 रुपीज पर शेयर, यानी सीधा सीधा आपकी अर्निंग्स में एडिशन है, राइट। सो दिस डील विल बी एक्रेटिव फ्रॉम ईयर 2 इटसेल्फ, दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर द शेयर होल्डर्स। नाउ फ्रेंड्स बात करते हैं रिस्क एंड इट्स मिटिगेंट्स, यानी इस डील से क्या रिस्क होने वाले हैं टाटा मोटर्स को और उनके मिटिगेंट्स क्या, ओके। तो सबसे पहले रिस्क की बात करते हैं गाइस। जो सबसे इमीडिएट रिस्क है नियर टर्म में, इंक्रीज इन लिवरेज, डेफिनेटली डेट तो आपका बढ़ने वाला है बैलेंस शीट में बिकॉज यू आर एडिंग अ डेट ऑफ 3.8 बिलियन यूरो इन द बैलेंस शीट ऑफ टाटा मोटर्स, राइट। तो डेट का इंक्रीज होने से तो रिस्क बढ़ेगा। इंटीग्रेशन चैलेंज भी है because there can be some cultural differences. Indian company, you are merging with a European company, so there can be some integration challenges initial. Softer initial earnings, शुरू में आपकी अर्निंग्स पे भी इम्पैक्ट आने वाला है क्योंकि आपका डेट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपके डिससिनर्जीज होंगे बिकॉज ऑफ सम इंटीग्रेशन कॉस्ट एंड ऑल, उसकी वजह से टाटा मोटर्स के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और एक और रिस्क है गाइस यहाँ पर, एक्सपोजर टू द यूरोपियन साइकिल्स एंड मार्जिन प्रेशर्स। यू बाइंग अ यूरोपियन कंपनी, तो आपकी कंपनी अब एक्सपोज हो जाती है यूरोपियन स्लो डाउन, साइक्लिकल रिस्क एंड मार्जिन प्रेशर्स, ओके। पर इसके मिटिगेशन क्या है, राइट, मिटिगेशन क्या प्लान किया। कंपनी बोलती है स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लोज। इस डील के बाद हमें हमारी जो कंबाइंड एंटिटी है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की, उसके कैश फ्लोज बहुत हेल्दी होने वाले। बिकॉज ऑलरेडी कंपनी $891 मिलियन यूरो का ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न कर रही है, राइट। इंडियन रुपीज में ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 8,000-9,000 करोड़ के आसपास का आपका ऑलरेडी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो कहते हैं कि हमारे स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लोज होंगे। हमारा प्लान है रैपिड पे डाउन अप्रोच, यानी हम लोग डेट को बहुत फास्ट पे ऑफ करने वाले, तो जो आपका लेवरेज का रिस्क था वो भी मिटिगेट हो जाता है इधर। ऑल्सो गाइज S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट को काफी हेल्दी बताया। दे आर सेइंग कि द बैलेंस शीट इज वेल डाइवर्सिफाइड एंड रॉबस्ट इनफ टू बफर एक्विजिशन रिलेटेड वॉलेटिलिटी। तो इस एक्विजिशन से जो बैलेंस शीट में वॉलेटिलिटी आने वाली है उसको टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट इजिली एब्जॉर्ब कर सकती है। तो गाइज अगर मैं रिस्क के मिटिगेशन की बात करूं तो हमारे पास काफी बफर है इस डील को अकोमोडेट करने का, ओके। अब फ्रेंड्स बात करते हैं टाटा मोटर्स के पास्ट M&A ट्रैक रिकॉर्ड की, यानी पास्ट में कैसी हिस्ट्री रही है टाटा मोटर्स की एक्विजिशन को लेकर। तो गाइज इधर अगर मैं स्पेसिफिक टाटा मोटर्स की बिगेस्ट एवर डील की बात करूं पास्ट में, तो टाटा मोटर्स ने एक एक्विजिशन किया था JLR का। दैट वाज अ स्ट्रेटेजिक डील एंड दिस एक्विजिशन वाज डन इन 2008। गाइज इस एक्विजिशन में टाटा मोटर्स पेड $2.3 बिलियन। इट वाज अ ऑल कैश डील टू एक्वायर JLR फ्रॉम फोर्ड। This acquisition was leveraged heavily and exposed the company to risk during the economic downturns. तो इस डील में प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जैसे ही एक्विजिशन कंपनी ने कंप्लीट किया था, कंपनी had to face economic downturn. We saw that market crash, that subprime losses,
that crash of the market due to subprime losses in the year 2007 and 8. So this deal was done at a bad economic scenario, and is because of this initially कुछ concerns थे इस deal को लेकर. Initially market was not positive about this deal, and many market experts and analysts were saying कि Tata Motors have done wrong deal at wrong time. But guys, over the long term, over the period of time, now that since 18th in 2025 we are right now, Tata Motors have proved that this deal was the best ever deal for Tata Motors. अगर आप आज JLR की बात करें, कंट्रीब्यूशन की बात करें टाटा मोटर्स के ग्रुप में, तो दे आर कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 71% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ टाटा मोटर्स. और अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं, वैल्यू क्रिएशन की बात करूं, जब ये डील हुआ था टाटा मोटर्स का, उस टाइम पे टाटा मोटर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 24,000 करोड़ था. आज की डेट में ये मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज होकर 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच गए गाइस, यानी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स. So yes, there were some initial hiccups because of this acquisition in Tata Motors balance sheet, but over the period of time, Tata Motors have proved that this acquisition decision was right, and it has created lots of value for Tata Motors. तो friends, अगर मैं past acquisition की बात करूँ, तो especially Tata Motors का track record has been decent in doing successful acquisition in the past. Now friends, let's understand how the management is perceiving this acquisition, what they say about this acquisition. So सबसे पहला मैंने comment लिया है Natarajan Chandrasekaran, he is a chairman of Tata Motors. क्या बोलते हैं? This is a global next step following the demerger of Tata Motors commercial vehicle business. कहते हैं कि ये एक strategic step है Tata Motors vehicle के लिए, commercial vehicle के लिए, following the demerger of its commercial vehicle business from Tata Motors, and will allow the combined group to compete on a truly global basis with two strategic home market, one in India and one in Europe. So he's saying इसके बाद, इस इंटीग्रेशन के बाद आपके पास दो होम मार्केट हो जाएगा, दो आपके पास बेस हो जाएगा, एक इंडिया में और एक यूरोप में, राइट? Chandrasekaran underscored that together Tata and Iveco will have a combined revenue of 22 billion euro and attractive proposition in both mature and emerging market. So this is what Mr. Chandrasekaran says about this acquisition. Girish Wagh, he is the executive director of commercial vehicle business of Tata Motors. What he says about this acquisition? This combination is a strategic leap forward in our ambition to build a future-ready commercial vehicle ecosystem. By the integrating the strength of both the organizations, we are unlocking new avenues of operational excellency, product innovation, and customer-centric solutions. तो ये saying कि बॉस इन दोनों के एक्विजिशन से हमारे पास एक नए एवेन्यूज ओपन होते हैं फॉर ऑपरेशनल एक्सीलेंसी, बिकॉज यू वुड हैव एक्सेस टू द ग्लोबल टेक्नोलॉजी इन द कमर्शियल व्हीकल स्पेस. एट द सेम टाइम यू वुड हैव एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट एज वेल. तो इससे आप बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक नेक्स्ट जनरेशन वाले कमर्शियल व्हीकल आप बना सकते हैं. Wagh stressed that the deal enables Tata Motors and Iveco to cater to diversify mobility needs and deliver sustainable transport solution worldwide. Right? तो guys, ये है कहना मैनेजमेंट का, टाटा मोटर्स की मैनेजमेंट का अबाउट दिस डील. तो वो तो they are positive about this deal, and definitely normally हमें मैनेजमेंट से तो पॉजिटिव कमेंट्स ही मिलेंगे, राइट? बिकॉज दे आर द वन हु हैज डिसाइडेड टू बाय दिस कंपनी. पर अब समझते हैं कि मार्केट क्या बोलती है इस डील के बारे में, यानी रिसर्च फर्म्स का क्या कहना है, रेटिंग एजेंसीज का क्या कहना है इस एक्विजिशन के बारे में. तो गाइज मैंने कुछ कमेंट्स कलेक्ट किए हैं डिफरेंट रिसर्च फर्म से, रेटिंग एजेंसीज से, जो मैंने आपके लिए समराइज किया. सो फर्स्ट कमेंट कम्स फ्रॉम Nuvama Institutional Equities. What they say, they project a modest earning boost. They are saying कि जो earning boost मिलने वाला है वो modest रहेगा. They are expecting a EPS accretion of almost 4% because of this acquisition for Tata Motors shareholders. But they also flags the downside risk. They are showing the concern also, and the concern is what? A sales down cycle in the Europe or US commercial vehicle market could hurt near-term earnings. यानी जो sales growth जो डाउनसाइड पर है यूरोपियन और यूएस मार्केट में, उससे आपकी नियर टर्म अर्निंग्स पे प्रेशर आ सकता है. Second comment is coming from HSBC Asset Management. What they say, they express a skepticism recalling past Tata Group's acquisition like JLR and the Chorus that they did not fully deliver the returns. तो उनका एप्रिसिएशन क्या है कि पास्ट में जो आपने एक्विजिशंस की हैं, कोरस आपने किया, JLR किया, they did not deliver the return what we expected at the time of acquisition, right? And especially Chorus was complete failure for Tata Steel. The question, how this acquisition will succeed where the others had challenges, and echoed the management's response, right? What management responded, that issue in the prior deals were due to strategic mismatch. कि past deal में क्या issue था कि वहां पर strategic mismatch था, whereas Iveco aligns more closely with Tata's commercial vehicle business, right? What S&P Global Rating says about this deal, they say they view this transaction as a strategic move, doubling commercial vehicle revenue and EBITDA from 26 level.
तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि जो आपके सेल्स और एबिटा है वो 26 तक डबल हो जाएंगे. एनहेंसिंग ज्योग्राफिकल रीच, डाइवर्सिटी, स्पेशली इन द यूरोप एंड लैटिन अमेरिका. आपको एक ग्लोबल रीच मिलेगा इस डील से. Added debt in the commercial vehicle business is manageable. So they are not much concerned about the debt what you are adding because of this deal. They are saying it is manageable. इतना ज़्यादा debt नहीं है कि आप इसको easily manage ना कर पाए. And FFO means fund from operations. यानी जो आप fund earn करोगे अपने operation से, yearly cash flows जो आप earn करोगे, to the debt ratio is expected to remain well above 40% downgrade figure. यानी जो आपका cash from fund from operations है, वो जो आपका 40% वाला लेवल उससे कहीं ऊपर है. यानी आप काफ़ी हेल्दी कैश फ्लोज रहेंगे आपके, जिसकी वजह से आपका डेट काफ़ी मैनेजेबल है. तो मेरा कोई कंसर्न नहीं है कि डेट से लेकर कि ये कंपनी काफ़ी हाई लिवरेज रिस्क में जा रही है. सो दैट्स नॉट द रिस्क शोन बाय S&P ग्लोबल. तो दे आर शोन पॉजिटिव, they are very positive about this deal. Now guys, here I've collected some comments from the analyst firms, broking firms via Reuters, okay, and trading views insight. So what their views about the short-term target price of this company post this deal announcement. So Jefferies have given an underperform rating on this company, and the target is just 600 rupees. So they've reduced the target price. They call it a risky proposition, doubting the merits of the European expansion. Whereas MK Securities, MK Global, they've given a buy rating with a price target of 750, but they are cautious on the exposure to the low growth European market. They note that the Iveco's 9x of trailing PE multiple is not cheap. It is pretty close to Dalmor's 11x of PE. तो गाइज MK ग्लोबल के अकॉर्डिंग दे आर कॉशियस अबाउट दिस डील. दे आर सेइंग कि यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू द स्लो यूरोपियन मार्केट. और जो आप बात कर रहे हो कि हम बहुत सस्ते में बाय कर रहे हैं, अगर मैं पी के बेसिस पे कंपेयर करूँ इवेको के पी को, इट इज 9x, जबकि डेलमर जो आपका क्लोज कॉम्पिटिटर है उसका पी 11x है. तो डिस्काउंट पर है, पर इतना डिस्काउंट नहीं है. नोमुरा की अगर हम बात करें तो Nomura has given a neutral stance with a price target of 799, close to 800, and they warn that the deal increases the perceived risk amid the general investor volatility inversion. यानी शॉर्ट टर्म में इस डील की वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ेगा स्टॉक प्राइस में और रिस्क भी फील करेंगे इन्वेस्टर्स आपके. उसके बाद अगर मैं HDFC सिक्योरिटीज की बात करूं तो दे हैव गिवन अ रिड्यूस रेटिंग विद अ टारगेट प्राइस ऑफ जस्ट 694, and they see that the deal as a poorly timed given the pressure on the JLR and domestic businesses. सो HDFC सिक्योरिटीज क्या बोल रहा है? वो बोलता है कि ये डील जो आप कर रहे हो गलत टाइम पे कर रहे हो, जब आपके JLR के जो बिजनेसेस हैं वो प्रेशर में हैं, आपके प्रॉफिट मार्जिन अंडर प्रेशर है, उस टाइम पे इस डील का करना शायद ठीक नहीं था. तो गाइज अगर मैं ओवरऑल सेंटिमेंट्स की बात करूँ फॉर ऑल द ब्रोकर्स, तो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव तो है बट विद कॉशियस. ऑप्टिमिज्म है यहाँ पर, राइट, पर ऑप्टिमिस्टिक स्टांस तो है बट विद कॉशियस. ओके, पॉसिबल लॉन्ग टर्म गेन इफ सिनर्जीज मेटेरियलाइज, बट पेरेंट कंपनी मस्ट मैनेज इंटीग्रेशन, लेवरेज एंड वॉलेटाइल मार्केट केयरफुली. तो गाइज लॉन्ग टर्म बेनिफिट पॉसिबल है इस डील से ओनली इफ यू आर एबल टू मैनेज योर leverage risk, market volatility, and you're able to earn synergies out of this. So guys, this is what overall, summary I can make out of this, comments from these research firms or broking firms. Okay. Now, friends, if I tell you my conclusion about this deal, so my conclusion is what? Net, yes, this deal will create immediate financial risk for the company, leverage risk for the company in the short term. And there can be some short-term pressure on the earnings of Tata Motors shareholders. But in the long term, this deal has the potential to unlock huge value for the shareholders. There is huge scope for synergies because you have access to the emerging market and you can increase profitability of the European business. There is a good scope of expansion of the EBIT margin of Iveco in the European business segment of this company. So friends, in the long term, I see good potential, good upside coming out of this deal. The only challenge is managing your leverage in the short term, also integrating both the businesses well, right? If you're able to do this, I can see this deal is going to create good value for the shareholders. So I hope you could make a right decision now with Tata Motors. Even if you are a shareholder of the company or you're planning to invest into this company, guys, please do this proper analysis because this is going to have a huge impact on the commercial vehicle segment of Tata Motors going forward. So I hope this will help you in making an informed decision. Good luck, guys. Thank you.